सबसे पहले बात करते हैं पीवी की। हमें इक्वेशंस पता होनी चाहिए, हमें प्रोसेस पता होना चाहिए, कितने टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर, या फिर इसको हम आइसोबारिक भी कहते हैं। सेकंड, कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर आइसोकोरिक भी इसको कहते हैं। तीसरी हमारी प्रोसेस होती है एडियाबैटिक, स्पेशल केस होता है आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। और इसके बाद हमारा होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं आइसोथर्मल। ये 4 प्रोसेस हैं जिनके हम या तो आइदर पीवी पे प्लॉट करेंगे या फिर टीएस पे प्लॉट करेंगे। इन्हीं 4 को हमें प्लॉट करना पड़ता है। अब बात करते हैं जब पीवी डायग्राम की। इस साइड हमारे पास प्रेशर होगा और इस साइड हमारे पास वॉल्यूम होगा। तो बहुत क्लियर है कि अगर पहली प्रोसेस जो हमारी थी कांस्टेंट प्रेशर की, तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन एक सीधी लाइन होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसके इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का कोई प्रोसेस है किसी सिस्टम में, तो उसकी लाइन इस तरफ सीधे बनेगी। इसके अलावा आइसोथर्मल कर्व प्लॉट होता है इस तरीके से, ये आइसोथर्मल की लाइन हो गई। और इसके अलावा अगर हमें इसमें एडियाबैटिक को प्लॉट करना है तो एडियाबैटिक की लाइन भी इस तरीके से होगी, कर्व। तो ये 4 लाइनें होती हैं। कांस्टेंट प्रेशर इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन, आइसोथर्मल कर्व और एडियाबैटिक कर्व होगा। टीएस डायग्राम में भी सेट पैटर्न होता है। अच्छा, ये कैसे होते हैं ये हम बाद में बात करेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिकली इनके बारे में डिस्कशन होगा। फिलहाल अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में हमें सिर्फ लाइन कैसे बननी है या कर्व कैसा बनना है वो इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा हमें अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, अगर हमें अपना टीएस डायग्राम प्लॉट करना पड़े तो इस तरफ हमारा टेम्परेचर होगा और इस तरफ हमारी इंट्रोपी होगी। नो, अगर पहली प्रोसेस हम इसमें वापस वही कंसीडर करें, कांस्टेंट प्रेशर पिछले केस में सीधी लाइन ड्रॉ हुई थी और इस केस में कर्व ड्रॉ होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई थी क्योंकि वो पीवी कर्व था। टीएस कर्व में ये भी कर्व ड्रॉ होता है। थर्ड, अगर बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर की, तो कांस्टेंट टेम्परेचर इसमें हमें पता है कि इस साइड मेरा टेम्परेचर चल रहा है तो इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर बात करें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट इंट्रोपी, इंट्रोपी को कांस्टेंट हमें कहाँ पे लाइन मिलेगी, इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इंट्रोपी इस डायरेक्शन में है। तो जब इस डायरेक्शन में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें इंट्रोपी अपनी कांस्टेंट मिलेगी। अब बात करें कार्नोट साइकिल की, तो उसमें 4 प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल पहली, सेकंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक, थर्ड फिर से रिवर्सिबल आइसोथर्मल होती है और फोर्थ फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो हमें पता है जो पीवी में आइसोथर्मल बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कर्व होता है। तो हम सबसे पहले एक कर्व ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसके बाद एडियाबैटिक है तो हम एडियाबैटिक के लिए फिर से कर्व ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि पीवी में प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन। अगर आइसोथर्मल या एडियाबैटिक होगा तो हमें कर्व मिलेगा। देन अगेन थर्ड हमारा कर्व है तो हम इसमें फिर से कर्व ड्रॉ कर देंगे। एंड देन अगेन एडियाबैटिक है तो हम इसमें फिर से कर्व ड्रॉ कर देंगे। तो ये पीवी बन गया। लेकिन अगर इसी 4 प्रोसेस को हम टीएस डायग्राम पे बनाने जाए तो हमें पता है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल है मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर के डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसके बाद एडियाबैटिक है, आइसेंट्रोपिक है, तो ये इस डायरेक्शन में हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सेकंड, देन आइसोथर्मल अगेन है तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड देन एडियाबैटिक, तो ये फोर्थ हमारा मिल गया कांस्टेंट इंट्रोपी और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमें किसी भी साइकिल का, जितने भी साइकिल्स हैं, ब्रेटन साइकिल हो गया या फिर हमारा रैंकाइन हो गया, कार्नोट हो गया, रीहीट हो गया, रीजनरेटिव हो गया, तो हमें उसका टीवी और टीएस डायग्राम बनाना आना चाहिए। और अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एसएफई इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख पाना किसी भी कंपोनेंट का। सपोज करते हैं बहुत बेसिक साइकिल, इसमें एक बॉयलर है, इसके बाद टरबाइन है, हमारे पास यहाँ पे कंडेंसर है और उसके बाद हमारे पास पंप है। हमारे पास ये 4 कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टरबाइन से हमें वर्क आउटपुट मिलता है, ठीक है। पंप में हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है।
इसी तरह बॉयलर अगर है तो बॉयलर में हम Q का इनपुट कराएंगे और अगर कंडेंसर है तो उसमें हीट रिजेक्ट होगी। तो ये हम Q1 मान लेते हैं या कैपिटल Q, और इसको स्मॉल q मान लेते हैं, या अगर इसको Q1 मान रहे हैं तो हम कंडेंसर वाले को Q2 मान सकते हैं। अब इंथैल्पी मान लेते हैं, ये फर्स्ट था पॉइंट, तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया ये पूरी प्रोसेस 2 हो गई, ये प्रोसेस 3 हो गई और ये प्रोसेस 4 हो गई। तो जो पॉइंट 1 है यहाँ पे जो इंथैल्पी होगी वो H1 होगी, पॉइंट 2 है यहाँ पे जो इंथैल्पी होगी वो H2 होगी, यहाँ पे इंथैल्पी H3 होगी और यहाँ पे इंथैल्पी H4 होगी। किसी भी चीज़ के लिए इक्वेशन लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनपुट क्या हो रहा है उस सिस्टम के अंदर और इक्वल टू में आउटपुट लिखना पड़ेगा। बस यही करना है। कोई भी साइकिल आए, रैंकाइन, रीहीट, रीजनरेटिव आए, आपको हर एक पॉइंट पे इनपुट इक्वल टू आउटपुट करते चलना है, इक्वेशन उसकी निकल आएगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं बॉयलर की अगर इक्वेशन लिखें तो बॉयलर में जो इनपुट हो रहा है वो हो रहा है H4 का, इसके साथ साथ इनपुट हो रहा है कैपिटल Q का, और जो आउटपुट निकल रहा है वो H1 निकल रहा है। तो जो बॉयलर की इक्वेशन निकल के आई वो निकल के आई Q इक्वल टू H1 माइनस H4। इसी तरह अगर हम टरबाइन के लिए लिखना चाहें तो टरबाइन के लिए इनपुट हमें मिल रहा है H1, इसके साथ साथ हमें आउटपुट पे मिल रहा है WT प्लस H2। तो WT की वैल्यू हमें मिल गई H1 माइनस H2। अगर हम पंप के लिए लिखें तो पंप में इनपुट हमारा हो रहा है H3 का प्लस WP का और हमें आउटपुट पे मिल रहा है H4। तो हमारा जो WP होगा वो ऑब्वियस सी बात है H4 माइनस H3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का अगर हमें SFE इक्वेशन लिखना है तो हमें सिर्फ इनपुट इक्वल टू आउटपुट करना है।